उसकी वजह क्या है कि इधर से जो ये करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आईसी 2/बीटा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपके पास एक मसला आ रहा होता था। दूसरी क्या चीज है हमारे पास, दूसरा नुकसान क्या है कि यहाँ पर से देखने पे जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास RO2 की वैल्यू काफी जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये इन्फिनिटी के जितना करीब हो सके वो हो जाए। तो ये दो हमारे पास जो है ना मेन प्रॉब्लम्स है। एक ये कि जी एक्यूरेसी, दूसरा ये है कि इसको रिलायबिलिटी कह लें, आउटपुट रेजिस्टेंस वाला जो इश्यू है ये जनाब ज्यादा होनी चाहिए। तो इनको हल करने के लिए जब हमने काम अपना शुरू किया तो पहले हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो था इम्प्रूव करंट मिरर का। इम्प्रूव करंट मिरर में हमने क्या किया कि जो ये करंट आ रहे थे यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहा था, ठीक है, 2 IC/बीटा जो बेस करंट्स थे इन दोनों के, वो डायरेक्टली इस नोड में से सब्ट्रैक्ट करने की बजाय बीच में ट्रांजिस्टर लगा के इधर से जो सब्ट्रैक्ट करना था वो टर्म आपने बीटा +1 टाइम्स रिड्यूस कर दी, 2IC/बीटा +1, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये वाला आईसी और आई आउटपुट जो कि बराबर हैं, आई रेफरेंस के साथ अगर आप ये देखें ना तो ये बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, तकरीबन ये बराबर ही है। तो हमने अगर मल्टीपल ब्रांचेस लगानी हो तो हमारे पास एरर इतना नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर ये वाला मसला हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस का हल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास उतनी ही रही। अब ये आउटपुट रेजिस्टेंस वाला मसला हल करने के लिए हमारे पास जो है उसके बाद आया ये वाला विल्सन करंट मिरर। विल्सन करंट मिरर वाकई एक गेम चेंजर है कि इसने सारे सर्किट ही आगे पीछे कर दिए, कंपोनेंट। ट्रांसडायोड जो इधर लगा हुआ था ऐसे करके, और यहाँ पे ये डायरेक्ट नॉर्मल करंट मिरर में इस तरह से आ रहा था और ये चीज नहीं लगी हुई थी। ठीक है, स्ट्रेट ऐसे आ रहा था। इसने क्या किया, इसने यहाँ से जो यहाँ पे जो इसके क्रॉस जो ये लूप बनी हुई थी ना उसको इतना बड़ा लूप बना दिया। ट्रांसडायोड जो है वो यहाँ से हटा के जो है ट्रांसडायोड इधर लगा दिया, यहाँ पर इस तरह करके। तो अब आप देखेंगे वैसे ये आपको समझने में और करने में इतना मसला है, तो जिस बंदे ने बनाया वाकई वो डिजर्व तो करता था ना कि उसका नाम भी अब करंट मिरर के साथ ये आए। तो विल्सन ने ये बड़ा एक मतलब जबरदस्त ये काम किया। उसने क्या किया, उसने कहा कि जी इस तरीके से करके जो है ना जो एरर आ रहा है वो एरर को तो रिड्यूस कर दिया। ये मैं अब उसकी डेरिवेशन में नहीं जाता, एरर को रिडक्शन उसने कर दी। ठीक है, उसके अलावा उसने क्या किया कि जी यहाँ पर से जो आपके पास स्मॉल सिग्नल में देखें, ठीक है, इसको सप्रेस करके, तो यहाँ पर से जो करंट्स आपके पास फ्लो कर रहे थे उसने इस करंट को जो है ना वो फीडबैक के अंदर लेके और ओवरऑल क्या मैकेनिज्म बनाया कि यहां पर से जो आउटपुट रेजिस्टेंस थी इसकी RO3, और यहां पर से देखने के ऊपर जो रेजिस्टेंस थी वो थी RE1। ठीक है, इधर से देखने के ऊपर थी ये RO2, और जो करंट इधर से था जो यहाँ पर से लेट से IO या जो भी करंट आ रहा होगा ना, तो ये IO अगर उधर से आ रहा था तो आधा करंट इधर से फ्लो कर रहा होगा और आधा करंट इधर से फ्लो कर रहा होगा। तो ये ओवरऑल एक जो फीडबैक मैकेनिज्म इस करंट के इधर फ्लो करने की वजह से आ रहा था, उसने सिस्टम के अंदर ये एक चेंज इस तरीके से की कि आपके पास जो ये रेजिस्टेंस है ये 1+β3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स उसको इंक्रीज कर दिया। जिसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास नॉर्मली ये 100K आनी थी लेट से, तो अब ये बीटा अगर 100 का है तो ये आपके पास आ जाएगी टाइम्स 51, मतलब के 5 मेगा ओम तक वो रेजिस्टेंस उसने पहुंचा दी। और जो एरर है वो एरर को भी एक्सट्रीमली रिड्यूस कर दिया। अगर बीटा इतना है तो एरर लेट से 2/बीटा +1, तो
एरर बन जाएगा 2/100 टाइम्स 100, 0.02% एरर है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपके पास ये वाला मसला भी हल हो गया कि एरर जो है, ये करंट जो इधर से फ्लो कर रहा होगा कंप्लीटली इसके बराबर होगा। ठीक है, बहुत कम एरर के साथ ये करंट मैच भी कर गया रेफरेंस के साथ। और अगर आपने जो है लोडिंग करनी होती है, या आपके पास ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, या रेजिस्टेंस उसकी कुछ और है, तो उस केस में ये आईओ आपके पास रिलायबल भी रहेगा। मतलब जो मर्जी आप ऊपर लोड लगा लेंगे, मैं कोई रजिस्टर इधर रजिस्टर लगा देता हूं, मैं इधर कोई और चीज ट्रांजिस्टर्स लगा देता हूं। ठीक है, उन तमाम केसेस के अंदर ओप एम्प लगा देता हूं, जो मर्जी चीज इधर लगानी हो। ठीक है, ये ओपन एंडेड है, इधर कुछ कनेक्ट होने वाला है, तो जो मर्जी मैं इधर लगा दूंगा ना, उसकी वैल्यू जो मर्जी रेंज में हो, ये 5 मेगा ओम की आउटपुट रेजिस्टेंस इंश्योर करती है कि ये करंट हमेशा आई रेफरेंस के बराबर ही रहेगा। एक तो एरर कम हो गया, और ऊपर से हमेशा के लिए रिलायबिलिटी है कि जो मर्जी चीज लगा देंगे आपके पास ये आई रेफरेंस के बराबर होगा। तो इससे अच्छा करंट सोर्स आपके पास, या जो करंट मिरर है, ये नहीं आपके पास बन सकता। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हल करने के लिए विडलर करंट सोर्स आगे आता है, वरना इसने अपनी तरफ से पूरा सारे मसले हल कर दिए हुए हैं। ठीक है जी। ओवरव्यू से थोड़ी कोई समझ आई है कि क्या हुआ है चीजों में? यस सर। मुझे पता है कि ये चीज ना मुश्किल है, तो लेकिन है कि ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब आपने अब डिजाइन्स को पढ़ना शुरू करना है ना, तो अब हर चीज की डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपने बीजेटीज के अंदर देख लिया, आपने पिछले साल कोर्स पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, उसमें कुछ भी नहीं डिटेल में बीजेटी के अंदर के मॉडल कॉम्प्लेक्स क्या है, कुछ नहीं परवाह। पर अब उसके अंदर हमने वो चीजें करते हुए अर्ली इफेक्ट तक को हमने देखा, जो कि आमतौर पे नेग्लेक्ट हो जाता है। पर वो अर्ली इफेक्ट पढ़ने का चीजों का मकसद यही था कि जैसे अभी जाके उस पता चला कि उस अर्ली इफेक्ट की वजह से ही एक लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये डिजाइन लेवल के ऊपर चीजें ना इसी तरीके से मतलब के चलती हैं। लेकिन मैं ये चीज बता दूं, ये ना सबसे जो मुश्किल अगर कोर्स में टॉपिक था ना, तो वो यही वाला था, जो कि अब खत्म हो गया। विडलर रिलेटिवली कम डिफिकल्ट है, और उसके बाद जाके चीजें जो है ना, वो बहुत ही आसान स्टेप से जो है ना मूव करने लग जाना है उन्होंने। तो ज्यादा परेशान नहीं आपने होना। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसीलिए वो मैंने एक जो दिया था, क्या नाम था, मिड नहीं, मिड एग्जाम पुराने, मिड एग्जाम 19 का, वो किसी ने प्रॉब्लम्स ट्राई नहीं थी किया? सॉल्व करने के लिए। हाँ, वो प्रॉब्लम एक सॉल्व की है किसी ने? नहीं सर, अब सर लेक्चर डबल डबल होने लग गए, काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बस अब ये क्या करें, ये डबल इन्होंने कर दिए मेरे हिसाब से तो। नहीं, वो हमें बेसिकली कहा ये गया है कि आप जो है ना लेक्चर्स डबल कर दें, कंटेंट डबल नहीं करना। पर ये क्या कोई स्टूडेंट अभी ज्वाइन किया किसी ने? इसको करके रुके, मैं एक सेकंड ये डाउनलोड कर लूं। आज 14 है, 19 है ए बी। ठीक है, अच्छा, तो उसके अंदर ना यही इसी तरह की चीज है, ये है कि जी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से किस तरह से आता है कि आप अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, आगे जाके कहीं ना कहीं जॉब तो आपने करनी है। ठीक है, पर मेरे कोर्स के हिसाब से मैं अज्यूम करूंगा कि जी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके करेंगे। आप कहेंगे कि जी बहुत अच्छा कोर्स पढ़ा था हमने, तो अब हमने करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, समझ आ गई हमें। ठीक है, तो आप एक वर्क ग्रुप के अंदर हैं जिनको टास्क जो है ना मिला है कि उन्होंने ना प्रिसाइज सेंसिंग करनी है एनवायरमेंटल कंडीशंस की, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह की ना, रिमोट और रगेड एरियाज के अंदर, बहुत दूर दराज इलाकों के अंदर ना, सहराओं में, थर जो है वो सहरा के अंदर जाके सिस्टम लगाने हैं। वो कहते हैं कि जी हमने टेम्परेचर का मॉनिटर करना है, अपना कोई सिस्टम उधर टावर लगाए हुए हैं लेट से, तो साथ साथ टेम्परेचर को भी मॉनिटर करने का ना एक लगाना है। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ना, उसको पावर
करने के लिए एक छोटा सा सोलर पैनल उन्होंने लगा दिया और बैटरी लगा दी है। वो इसलिए लगाई है कि जी उन्हें है कि दिन के टाइम तो एटलीस्ट सारा का सारा ना किसी बंदे को उधर ना जाना पड़े बैटरी या चीजें चेंज करने के लिए, खुद ही बैटरी चार्ज होती रहे। ठीक है। पर आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी सर्किट बनाना है ना उसको सेंस करने के लिए टेम्परेचर वगैरह को, तो वो जो है बहुत ही कम पावर ले, और ताकि जो है ना इतनी ज्यादा कहीं पावर ना ले ले कि रात के टाइम जब बैटरी से उसने चलना है, दिन को तो सोलर पैनल से है ना आपका सिस्टम पावर लेगा, बाकी पावर से बैटरी को वो चार्ज करता रहेगा, रात को बैटरी ने डिस्चार्ज होना है। अगर आपने जो सिस्टम बनाया वो पावर ज्यादा लेता है तो रात के टाइम क्या होगा कि जी वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो आपके पास रात के कुछ हिस्से के लिए वो रहेगा ही नहीं, ऑपरेट ही नहीं करेगा। दूसरी क्या चीज है कि टाइम के साथ साथ जो है वो सोलर पैनल थोड़ा डिग्रेड करता रहता है, बैटरी के साइकिल्स की वजह से जो है वो भी करता रहता है। तो डिग्रेडेशन के बाद हो सकता है आज ना मसला हो, साल के बाद 2 साल के बाद हो जाए मसला। तो आपने जितना कम पावर वाला सर्किट बनाएंगे उतना फायदा है कि ज्यादा देर तक किसी बंदे को जाके रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब जो आपका जो वर्क ग्रुप था उसमें लेट से समझ लें कि जी कोई सीनियर इंजीनियर है, मैं सीनियर इंजीनियर हूँ, बाकी आप लोग जो है जूनियर इंजीनियर्स के तौर पे उसमें काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये अप्रोच चूज की, मैंने कहा कि भाई 2 टेम्परेचर सेंसर मैं लगाऊंगा। ठीक है, आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर सेंसर्स लगाऊंगा, और दोनों को मैं बायस करूंगा बिल्कुल एक जैसे, जो है ना एक कोई रेफरेंस करंट मेरे पास है उसके हिसाब से जो है ना मैं दोनों आरटीडी जो टेम्परेचर सेंसर्स हैं उनमें से एक जितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये जो आरटीडी सेंसर होते हैं ना ये क्या करते हैं, इनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। मतलब कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो इनकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगर करंट इनमें से जो है जो आपने सिस्टम लगाया वो एक फिक्स करंट इनमें से पास करवा रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वो करंट उससे मल्टीप्लाई होकर ज्यादा वोल्टेज देगा, और वो वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के साथ। ठीक है, एज अ रिजल्ट आपने क्या करना है, टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, मेजर कर लेना है, वो आगे की सर्किटरी जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और उनके थ्रू वो आगे करता रहेगा। 2 इधर आरटीडी इसलिए इस्तेमाल किए कि अगर किसी एक में एरर हो जाए ना तो दूसरा काम करता रहे, और वो डाटा के थ्रू आपको पता चलता रहे कि भाई ठीक है कि नहीं। और बाकी ये वायरलेसली इन्होंने कम्युनिकेशन करते रहनी है। जीपीआरएस वाला एक मॉड्यूल लगा है, जीपीआरएस का, तो ये ना खुद ही एक मैसेजेस के तौर पे हेडक्वार्टर के अंदर डाटा भेजता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की आप प्रैक्टिकली एज्यूम कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी जब आपने इंडस्ट्री में जाना है। अब आपका टास्क क्या है वर्क ग्रुप के अंदर, आपका टास्क ये है कि आपने वो सर्किटरी बनानी है जो कि दोनों आरटीडी सेंसर्स को जो है ना एक जैसा करंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये भी आपको बना दिया कि जी एक रेफरेंस करंट होगा और दोनों के अंदर से एग्जैक्ट वही रेफरेंस करंट जो है ना वो फ्लो करता रहे। ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे आपने बनाना है कि जी सर्किट अंडर टेस्ट, अंडर डिजाइन जो है। और उसके लिए क्या है कि आपको जो है एक जैसे मैचिंग किस्म के ना बीजेटीज कुछ प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका बीटा जो है वो 100 का है, और एक उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो ये हैं कि जी 1 मिली एम्पेयर के ऊपर 0.7 वोल्ट हो तो 1 मिली एम्पेयर जो है बीजेटी के बेस मीटर जंक्शन के क्रॉस आता है। और आपके पास जो है प्रिसाइज रेजिस्टर्स भी अवेलेबल हैं जिनमें से आप ये काम कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें देने के बाद, ठीक है, और ये सारा आपको पता है कि जी किस चीज के लिए आप बना रहे हैं, अब उसमें से आपने रिक्वायरमेंट्स अपने निकालनी कि अच्छा जी लो पावर है तो मैं डिजाइन इस तरह का करूं, अगर जो है मैचिंग का है तो मैं डिजाइन ये वाला चूज करूं। जितना अच्छा डिजाइन हो जाए उतनी ज्यादा अच्छी बात है। तो उसके अंदर पहले तो ये है कि जी आप सर्किट अंडर डिजाइन जो है वो चूज करें जो कि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। दूसरा है कि आपको कहा गया है कि जी जो एरर है दोनों के अंदर के रेफरेंस करंट का और इन दोनों के अंदर करंट का, वो 3% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने इंश्योर करना है डिजाइन के लिए। पहली चीज ये है कि सर्किट जो है वो करंट्स को लो पावर कंजम्पशन के साथ जो है वो कर सके, करंट्स फ्लो करवाए। दूसरा कि इसका और इन दोनों करंट्स का आपस में एरर 3% से कम हो। और उसके बाद ये है कि जी
आपने यहाँ पे क्या करना है, अच्छा जितनी टेम्परेचर उधर चेंज होता है ना उसके हिसाब से जो आरटीडीज की रेजिस्टेंस की वैल्यू 950 ओम से 1250 ओम के बीच में जाती है। अब है कि जितना ज्यादा करंट इनमें से फ्लो कराएंगे उतनी हाई प्रिसीजन होगी। ठीक है, कि वोल्टेज जो है वो ज्यादा, ये प्रिसीजन के ऊपर मैं अलहदा भी किसी दिन आपको ना बता दूंगा क्या प्रिसीजन का क्या मतलब है इधर। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन वैसे आपने पढ़ी है, पढ़ रहे हैं कोर्स। तो आपने क्या करना है आगे के, चूज करना है इस रेफरेंस करंट की वैल्यू ताकि जो है ये ऑप्टिमली परफॉर्म करे। लेकिन अब आपके पास मसला क्या है, जितना ज्यादा करंट करेंगे उतनी हाई प्रिसीजन है, पर ज्यादा करंट करेंगे तो आपके पास जो है पावर कंजम्पशन बढ़ गई। तो अब आपने जितनी कम पावर कंजम्पशन रख सकें, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी रख सकें, और जितना उस हिसाब से आपने ये आई रेफरेंस को भी चूज करना है और सर्किट को भी चूज करना है। ये ओपन एंडेड प्रॉब्लम है, इसके हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशन आ सकते हैं। इस चीज को कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, कि जिस तरह की आपने प्रैक्टिकली जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, तो बजाय इसके कि अभी सिर्फ बैठ के आप जो है न्यूमेरिकली सॉल्व करते रहें, ठीक है, न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लें और उसके बाद जाके जनाब जब इंडस्ट्री में जाएं तो आपके ओहो इस तरह से तो मैंने सोचना ही नहीं सीखा। वहां पे इधर उधर आपको घूमना पड़ रहा है या आपको ढूंढना पड़ रहा है कि भाई कौन सी बुक के मैं किस कोर्स में मैंने ये पढ़ा था, याद भी नहीं कुछ। तो उसकी बजाय जो है ना अभी से आपका माइंडसेट बने कि आप इंजीनियर बन रहे हैं और इंजीनियर बनने की वजह से आपने एंड पे जाके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की एग्जांपल्स आपको दीजिए और आप अभी से अपना जहन इस्तेमाल करके करें कि जी कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ना थोड़ा इसको ब्रीफ भी कर दिया है। तो ये अपने तौर पे ना आप कोशिश करें और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे ये सैटरडे को। टाइमिंग सीआर बता दे कितने बजे करें। सर ये आपको ना क्लास से पूछ के फिर मैं थोड़ी देर तक बता देता हूँ। वो सर अगर हम सेशन जो रखने हैं ना सैटरडे को, उसका टाइम मुझे बता दें। सर अगर हमने एक्स्ट्रा लेक्चर को अरेंज करना है, क्या वो हम वर्किंग डेज में अगर कर लें तो वो बेस्ट नहीं है सैटरडे वो की भी बजाय? बेस्ट है, वो भी बेस्ट है, ठीक है, मेरे लिए भी फायदा है। मुझे अब जो है हर दूसरे दिन जो है वो लेक्चर करना पड़ता है। सैटरडे है, संडे छोड़ा मंडे को है, मंडे के बाद ट्यूसडे छोड़ा वेडनेसडे को है, हाँ जी सर, वो फ्राइडे। हम डिसाइड हाँ करके बता देते हैं कि वो, वर्किंग डे में ना कोई 8 हाँ से वो मैंने आपका 9:30 बजे स्केड्यूल का भी देखा टाइमिंग था, रहेगा। तकरीबन सारा ही भरा पड़ा हुआ है। जी यस सर, सर, वो काफी बिजी आठ हो से गया। तो साढ़े वो नौ वो बजे का आप देख टाइमिंग लें कि रहेगा। ना ऐसे ना हो कि बिल्कुल आप लोग जो हैं, क्योंकि ऑफिशियली अलाउड है सैटरडे को लेक्चर लेना। सैटरडे को सर असल में ना 2-3 और टीचर्स ने भी कहा है, तो ना वो उनका भी टाइम सारों का डिसाइड करके ना क्या क्या है, तो फिर उस हिसाब से फिर आपको बता देते हाँ मुझे जरा ना जल्दी फिर उस हिसाब से बता देना आपने। हैं। तो जी सर, ये आज ही आपको बता मैंने देंगे सारा इंशाल्लाह। ये दे दिया। तो इसमें अभी जो आपने सर्किट्स पढ़े थे ना, वो सारे के सारे सर्किट्स जो है ना वो इसके अंदर अप्लाई होते हैं, जो ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का बताया था। बाकी मेरे कोर्स में एक्चुअली आपके पास ना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो मैं वैसे ये सोच रहा हूँ कि इसी को कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कि अगर मैं आपको साथ में कहूँ कि सिमुलेट करके रिजल्ट्स भी जो है वो जनरेट करें। चलें ऐसे कर लेते हैं, ये सुने आप, नया एक प्रपोजल आया, इसी को जो है कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी के अंदर। टारगेट्स में मैं कुछ और भी रख दूंगा, ये रिक्वायरमेंट्स तो जो थी वो हो गई, इनके अलावा भी एक दो रिक्वायरमेंट्स मैं ऐड करूंगा। आपने सर्किट्स को सिमुलेट करना होगा, प्रेजेंटेशन बनानी होगी, और जो सैटरडे को सेशन होगा ना उसमें इससे रिलेटेड आप लोग जो हैं, एक तो है ना कि अपने अपने तौर पे सारों ने करना है, पर है कि आप लोगों के वैसे भी अगर कोई ना कोई आइडियाज हैं कि ये ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है यस, सर। ओके सर। ठीक है, इसी को कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छी एक प्रॉब्लम है और मुझे है कि ये जाया करने का ना इसमें फायदा नहीं है। 2 साल पहले की थी और वो भी जो है कोई पेपर में ऐसा सच नहीं कोई कर सके थे, वो इतने अच्छे स्टूडेंट्स का बैच नहीं था। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका हल निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका एक हल नहीं है, इसका एक सर्किट भी ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं है, कोई एक खास रेफरेंस करंट की वैल्यू भी इसके लिए ऑप्टिमल नहीं है। हर एक का अपना अपना सोल्यूशन इसके अंदर जो है वो बन सकता है।
तो ये करके ना मैं आपके जो लैब इंजीनियर है उनके साथ भी अरेंज करके तो ये इसको सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलें, सही है। ओके, चलें, आपका अगला लेक्चर शुरू हो गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।